हेलो गाइस, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नंबर थियरी का। और उसी के साथ उसकी शुरुआत के साथ हम बाद में डीपर जाएंगे नंबर थियरी के अंदर। इसको इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी प्रॉपर लेक्चर ऑन नंबर थियरी ऑफ 1 आवर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम में आता है। और इधर से धीरे धीरे जाते हुए हम पहुंचेंगे फॉर्मेट्स, विल्सन्स और ऑयलर फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर मतलब क्या हो गया? फैक्टर हो गया 6 इक्वल टू, अगर मान लेते 3 इंटू 2 होता है तो 3 एक फैक्टर है 6 का, 2 भी एक फैक्टर है 6 का। ठीक है। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है 6 का मल्टीपल। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, ऐसा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेसिक नोटेशन हम डिविजिबिलिटी का जो रहता है, अगर एक फैक्टर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब हो गया 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको नोटेशन फॉर्म में हम जो लिखते हैं वो है a डिवाइड्स b implies b इक्वल टू a इंटू सी, where c belongs to integers। ये इंटीजर का नोटेशन होता है, अगर आपको नहीं पता है तो लीजिए। और रियल्स का कुछ ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऐसा कुछ रहता है, उसमें नहीं जाएंगे हम। वी विल ओनली एक्सप्लोर इंटीजर्स। और इंटीजर्स में भी अलग अलग होता है। नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। ये सब बहुत बेसिक्स है जो आप पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, इफ़ यू आर अबव और 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे क्या करने वाले हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो है कि इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी implies b इक्वल टू a इंटू सी, ये हमने देख लिया। एंड मॉड ए लेस देन इक्वल टू मॉड बी। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी 1 से ही बात आ रही है। प्रॉपर्टी 1 कहती है b इक्वल टू a इंटू सी इफ a डिवाइड्स b। तो दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, तो मॉड b इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड सी। अब c एक जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि b अगर जीरो होगा तभी ये पॉसिबल है। तो वो नॉन ट्रिवियल केस, वो ट्रिवियल सा केस है। तो नॉन ट्रिवियल केस को एक्सप्लोर करते हैं। तो नॉन ट्रिवियल केस क्या कह रहा है कि मॉड b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड सी, और मॉड c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सिंस इट इज एन इंटीजर एंड नॉट इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे देख लेते हैं, 0 है, इधर 1 2 चलते जा रहा है, पीछे -1 -2 चलते जा रहा है। तो जो मॉड्यूलस होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a बिकॉज मॉड c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मॉड लिया। इधर से हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ आ जाता है जिसका एप्लीकेशन बाद में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज़ोरों से, तो ज़रूर लगाइए इस क्वेश्चन में, टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आगे एक्सप्लोर करिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फिफ्थ लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ 2025, 2000, ये क्या साल चल रहा है? 2026 चल रहा है ना, तो 2026 ही डाल देते हैं। 2026 और जीरोस भी डाल देते हैं। बढ़िया। अब इसका फिफ्थ लार्जेस्ट डिवाइजर निकालना है।
बिना कोई रिगरस कैलकुलेशन के, या फिर जैसे भी आप निकाल सकते हैं आंसर। इसका मैं इजी मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी लॉजिकल है और पैटर्न बेस्ड है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इसका सोल्यूशन देखने में। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि नोटिस करिए, अगर पहला डिवाइज़र d1 इक्वल टू 1 है माना, और dn लास्ट डिवाइज़र वो नंबर इटसेल्फ होगा, इसको n मान लेते हैं। तो नोटिस करिए d1 इंटू डी एन, डी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। अब नोटिस करिए इसका जो डिवाइज़र है 2, d2 इक्वल टू 2 है नेक्स्ट डिवाइज़र। अब नोटिस करिए dn माइनस 1 क्या होगा यहाँ पर, यानी सेकेंड लार्जेस्ट डिवाइज़र। सेकेंड लार्जेस्ट डिवाइज़र कैसे क्या होगा, नोटिस करिए वो n/2 ही होगा, क्योंकि क्योंकि अगर हम इसे ऐसा लिखें n इक्वल टू डी एन माइनस 1 इंटू ए, तो डी एन माइनस 1 हो जाएगा n/a। अब n/a हो गया, इसका मतलब, और हमें पता है a एक इंटीजर है, और अगर जब ये 1 होगा तो फिर तो ये n ही बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू a की 2 है, और 2 एक फैक्टर है n का, कैपिटल N का, जो कि हमें दिख रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। इसका मतलब dn माइनस 1 हो जाएगा n/2। अब नोटिस करिए कि n/2 हो गया, तो इनका प्रोडक्ट n हो रहा है, इनका प्रोडक्ट n हो गया। इसका मतलब कि नंबर, इसका मतलब डी के इंटू डी एन माइनस n प्लस 1 माइनस के विल बी इक्वल टू n। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट डिवाइजर यानी डी एन माइनस 4 विल बी इक्वल टू n/d4, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, n फिफ्थ लार्जेस्ट डिवाइजर निकालना है हमें। तो नोटिस करिए कि d1 इक्वल टू 1 है, d1 इक्वल टू 1 है, डी कैपिटल N इक्वल टू डी स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N है, डी एन माइनस 1 इक्वल टू n/2 है, जो कि d2 है। तो डी एन माइनस 4 विल बी इक्वल टू n/d5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है इंडेक्स का वो n+1 हो रहा है। इसका मतलब हमें बस d5 से डिवाइड करना है n को, और then we'll get our fifth largest divisor। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट डाउन करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन खास होने वाला है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उसको सॉल्व करने में मज़ा भी आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 बेसिकली ये कह रहा है कि इफ a divides b plus c, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इफ p of a इक्वल टू b, p of b इक्वल टू c, p of c इक्वल टू a, implies that there does not exist any polynomial, there does not exist such a polynomial। तो p of x एक polynomial है, और a b c integers है, a b c are integers, implies there does not exist such a polynomial। तो हमें दिखाना है कि अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ नहीं वर्क कर सकती, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको बेसिक प्रॉपर्टी से प्रूव करना है हमें। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज यूज़ होने वाली है।
जो कि है कि पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। वीडियो को पॉज कर दीजिए। हिंट ये है कि x minus y divides p of x minus p of y if x y belong to integers। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसको प्रूव करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हमें पता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब टिल ए एन एक्स रेस टू एन है। पी ऑफ वाई इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर टिल ए एन वाई रेस टू एन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई हो जाएगा ए वन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन। अब नोटिस करिए कि ये टर्म्स जो है वो एक्स रेस टू के माइनस वाई रेस टू के टाइप की है, और हमें एक आइडेंटिटी पता है, ये एक्स रेस टू के माइनस वाई रेस टू के इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन प्लस एक्स रेस टू के माइनस टू इंटू वाई प्लस एक्स रेस टू के माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर सो ऑन टिल वाई रेस टू के माइनस वन। ये इंटीजर है, इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई डिवाइड एक्स रेस टू के माइनस वाई रेस टू के, thus further implies x minus y divides p of x minus p of y। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी यूज होगी क्वेश्चन में। सो लेट्स स्टार्ट। तो p ऑफ a इक्वल टू b है, p ऑफ b इक्वल टू c है, p ऑफ c इक्वल टू a है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले दो इक्वेशंस। p ऑफ a माइनस p ऑफ b इज इक्वल टू b माइनस c, p ऑफ b माइनस p ऑफ c इक्वल टू c माइनस a, p of c minus p of a इक्वल टू a माइनस b। अब हमें पता है कि a माइनस b c माइन a माइनस b डिवाइड्स p of a माइनस p of b इम्प्लाइज a माइनस b डिवाइड्स b माइनस c। हमें पता है b माइनस c डिवाइड्स p of b माइनस p of c है बाय आवर प्रॉपर्टी वन। तो b माइनस c डिवाइड्स c माइनस a, फिर c माइनस a डिवाइड्स a माइनस b हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, और अब हम प्रॉपर्टी वो वाली यूज़ करने वाले हैं जिसमें हमें पता है if x divides y then mod x is less than equal to mod y। तो mod a minus b less than equal to mod b minus c less than equal to mod c minus a less than equal to mod a minus b। तो नोटिस करिए कि इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये तीनों इक्वल होंगे। अब नोटिस करिए कि तीन नंबर्स हैं नंबर लाइन पे और उन तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है जब ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको k मान लीजिए, तो a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस के, b माइनस सी हो जाएगा प्लस माइनस के, c माइनस हो जाएगा प्लस माइनस के। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के इक्वल टू 0। तो या तो नंबर k है या फिर माइनस के। तो अगर दो k आ गए इधर, 2k माइनस के, ये भी इक्वल टू k हो जाएगा, और फिर k माइनस 2k माइनस के हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि k नॉट इक्वल टू 0 हमें पता है, क्योंकि ए बी सी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं हमें, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि k को 0 होना ही पड़ेगा, पर जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जिसको आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। और नंबर लाइन, थ्री numbers can't be plotted on the number line such that the
distance is equal. So what we'll have is that mod a minus b is will not, these three terms will not be equal, implying that implying that there does not exist such a polynomial satisfying these conditions. इसका जनरल वर्जन काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो जनरल वर्जन में लिख देता हूँ, जिसका आप प्रूफ खुद से ट्राई करिएगा. जनरल वर्जन कहता है कि पी ऑफ ए वन इक्वल टू ए टू है, पी ऑफ ए टू इक्वल टू ए थ्री है, ऐसे करते करते पी ऑफ ए एन इक्वल टू ए वन है, वेयर ए आईज आर इंटीजर्स. ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कि इज द सच do there exist polynomials satisfying these conditions. ये रहा क्वेश्चन, सोल्यूशन कमेंट डाउन में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बेस डिवीजन थ्योरम. बेस डिवीजन थ्योरम. तो बेस डिवीजन थ्योरम क्या है? बेसिकली आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इस नंबर को डिवाइड कर जाओ 2 से, तो वो बेस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब अगर 10 एक नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करना है बेसिकली, 5 रिमाइंडर 0, 2 से 2 1, 2 0 रिमेंड 1 0, 2 को 0 से डिवाइड किया 1. ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 0 1 0. जो कि इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में, 1 0 1 0 एंड बेस 2 इज इक्वल टू 10 इन बेस 10. ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे हमें नोटिस करना है कि बेस 2 में तो कन्वर्ट कर लिया हमने, बट बाकी बेसिस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो बाकी बेसिस में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका ये रहा, हाउ टू कन्वर्ट इनटू बेस के. बेस के में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि के से डिवाइड कर दो उस नंबर को. सो लेट्स से बेस 9 में डालना है एक नंबर को, लेट्स से एन इक्वल टू 1 0 1 1. बेस 9 में कन्वर्ट करना है हमें उसे. ठीक है, तो बेस 9 में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका ये है, 9 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 1, 9 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, ये हमें दिख रहा है 1 1 2 1 1 2, इधर रिमाइंडर 3, 9 से डिवाइड किया इधर 9 4, 9 से डिवाइड किया 1 3, 9 से डिवाइड किया 0 1, and that's where we stop. It will be 1 3 4 3. इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये बेस 9 से बेस 10 में काउंट करेंगे तो 1 0 1 1 आ रहा है कि नहीं. तो 1 इंटू 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 प्लस 3, दिस इज 729, दिस इज 243 972, दिस इज 36, दिस इज 3, दिस विल बी इक्वल टू 1 0 1 1. ठीक है, तो बेसिकली ये 1 0 1 1 बन गया. दैट्स मीन्स दिस इज द नंबर इन बेस 9. 1 0 1 0 बेस 9 में 1 3 4 3 होगा. ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं IOQM का, जो कि
बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बेसिकली क्वेश्चन इधर ही कहीं था। हाँ, नंबर एन, नंबर एन in base 10 is 503 in base B and 305 in base B plus 2. Find find the product of digits of n. So basically क्वेश्चन इजी है, बस बेस बी में लिखना है इसे। बेस बी में नंबर कैसा दिखेगा? नंबर इन n in base 10 is base b is 503 in base, this will be 5b square plus 3। अब बेस 2 में लिखेंगे n को, this will be 3 into b plus 2 square plus 5। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, प्लस 5b square plus 3 इक्वल टू 3b square plus 12 plus 12b plus 5। ये इधर से कटा, 2b square minus 12b minus 14 equal to 0 implies b square minus 6b minus 7 equal to 0 implies b minus 7 into b plus 1 will be equal to 0। So this implies b will be equal to 7। We'll put it here, so we'll get 248। So product of digits will be 64 and that's a final answer। अब इसमें बेस डिवीजन थ्योरम में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम सॉल्व, जो कि काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, जो कि इस साल के आईएसए के पेपर में भी आया था। इसको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द सीक्वेंस 1 7 8 49 50 56 57 343 and so on consists of sum of distinct powers of 7। that is 7 is to 0, 7 is to 1, 7 is to 0 plus 7 is to 1, 7 square, 7 square plus 1 and so on। At what position will 16856 occur in this sequence?
Pause the video and attempt the question. It's a very interesting question. It's based on finding patterns, and patterns are very important in number theory. पैटर्न से ही सब कुछ होता है कनेक्ट. पैटर्न लॉजिक मैटर करता है आईक्यूएम में rather than theory and stuff. So do solve this question on your own by finding patterns and then generalizing those patterns. So basically नंबर को देखा जाए 7:0 का कोएफिशिएंट 1 है, 7:1 का कोएफिशिएंट भी 1 है, और अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो 7:1 प्लस 0 इंटू 7:0 तो 1 0 बन गया. इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं ये बेस 2 में, तो ये बेस 10 में है, बेस 2 में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो 2 बन जाएगा. ये 0 1 है तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा. तो बेसिकली हमें कोएफिशिएंट्स के साथ खेलना है और हमारा आंसर आ जाएगा. 7:4 हमें पता है क्या होता है, 2401 होता है. एंड 7:5 होता है 16807. 7 स्क्वायर होता है 49. दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16856. तो 16856 इज इक्वल टू 7:5 प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 7:5 प्लस 7:4 इंटू 0, 7 क्यूब इंटू 0, 7 स्क्वायर इंटू 0 इंटू 1 प्लस 7:1 इंटू 0, 7:0 इंटू 0. This will be equal to 1 0 0 1 0 0. This is in base 2. We'll convert it into base 10. That will be 2 raised to 0 1 2 3 4 5. So it will be 2 raised to 5 plus 2 square equal to 36. That's a final answer. अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं. इधर दूसरे टॉपिक्स में आता है HCF एंड LCM. HCF एंड LCM. ठीक है, तो HCF क्या होता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. 3,6. This denotes HCF of A, B. HCF of 3,6. This will be equal to 3. Since 3 is the least common factor of 3 and 6. 3 divides 3. Highest common factor 3 and 6. 3 divides 6. अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ बट मुझे मैं थोड़ा भी दिमाग है तो मुझे बताओ कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और दैट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर इंटीजर्स. कमेंट डाउन करना. ये बहुत ही बेसिक सा फुद्दू सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसको मज़ा आएगा तुम्हें सोचने में और तुम समझ ही गए होगे क्या है. तो हमेशा 1 ही रहेगा वो, इसलिए LCF का कुछ LCF नामक कुछ चीज़ नहीं है और ना ही GCM नामक कुछ चीज़ है. क्योंकि GCM हमें पता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टी प्रोडक्ट ही होगा, इन्फाइनिट होगा, और LCF 1 होगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो एक प्रॉपर्टी जो है दिमाग में रखनी चाहिए जिससे एक आईक्यूएम का क्वेश्चन इजीली बन गया था बच्चों से, उसमें ऐसे 50 का यूज़ हुआ था साइमन फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उस क्वेश्चन के साथ. तो बेसिकली HCF into LCM will be equal to A into B. तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. 3,6 का है GCD 3. LCM के लिए क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स लगता है 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 18. इसका प्रूफ ज़रूर ट्राई करिएगा,
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो इसमें नहीं करने वाला वन शॉट में मैं, तो प्रूफ ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि जीसीडी और एलसीएम के दोनों पे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। सो ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रहा था। ये बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिकली एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई है। फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। मतलब इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई आर बोथ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है। अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन। लेट्स एक्सप्लोर। सो इधर साइमन फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक लगने वाली है। उसके पहले हमें क्या करना होगा, नोटिस करिए कि जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स एक्स, जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स वाई, implies x comma y divides x y। अब इससे तो कुछ अप्रोच नहीं हो रहा, तो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं हम। तो बेसिकली है लेट x इक्वल टू एच डी वन, वाई इक्वल टू एच डी टू। ये काफ़ी कॉमन सी नोटेशन है। और जी सी डी ऑफ एक्स वाई इज एच, सो एच डी वन प्लस एच डी टू प्लस एच इक्वल टू एच स्क्वायर डी वन डी टू implies d1 plus d2 plus 1 equal to h d1 d2। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है h इज कोप्राइम टू d1 d2। यस, मिल गया। तो हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d1 d2। सो इफ d1 is d1 d2 both are greater than equal to 2, इम्प्लाई हो जाएगा 1/2 plus 1/4। implies h will be less than equal to 1, implies h must be equal to 1। So if h is equal to 1, implies d1 d2 minus d1 minus d2 plus 1 into 2 implies d1 minus 1 into d2 minus 1 into 2 implies d1 equal to 3, d2 equal to 2। This implies that d1 is equal to 3, d2 is equal to 2, so h is 1, implies a x equal to 3, y equal to 2 is the solution। Let's verify it। So x comma y equal to 2 comma 3 is the solution since x is less than equal to y। Now let's see, can d1 and d2
b greater case 2 if d1 greater than equal to 2, if d1 greater than equal to 3 and d2 greater than is equal to 1. Case 2 will be if d1 greater than equal, if d1 equal to 1. Case 2 will be if one of them is equal to 1 without loss of generality. Let's say d1 equal to 1 implies h equal to 1 by 1 plus 1 by d2 plus 1 by d2 equal to 2 by d2 implies d2 equal to 1 comma 2. If d2 equal to 2 implies h equal to 1. Case 1 already solved. Implies d2 equal to 1, h equal to 2, d1 equal to 1. 2 comma 2 is a solution pair. So basically 2 comma 2 will be an ordered pair and 2 comma 3 will be an ordered pair. So let's check if our answer is correct or not. I don't quite remember what was the answer. So basically क्वेश्चन काफ़ी आसान सा ही था, ना ज़्यादा दिमाग लगा इसमें, मतलब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा इसमें. इसमें हमारा एक केस मिस हो चुका है जो कि है when d1 equal to 1 and d2 is also equal to 1. इस केस में 3,3 भी एक पेयर आएगा जो कि मिस हो गया. सो टोटल 3 पेयर्स ही पॉसिबल है एंड दैट्स फाइनल आंसर. तो अब आगे बढ़ते हैं हम. आगे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ साइक्लिसिटी, डिविजिबिलिटी, ये सब के बारे में. तो क्या आप मुझे बिना कैलकुलेट किए 5:2000 की 6:2000 7:2000 की लास्ट डिजिट बता सकते हैं? सो 7:2000 की लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है नंबर थियरी में कि कुछ बड़ा सा नंबर दे दिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना. यही है बेसिकली नंबर थियरी जो बेसिक आईक्यू में पूछी जाती है, जो नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए अच्छे से. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव कि नंबर थियरी में नंबर्स के साथ अच्छे से खेलना आना चाहिए और इक्वेशंस को स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना आना चाहिए. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. 7:2000 की लास्ट डिजिट क्या? अब 7:2000 की लास्ट डिजिट से तो फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम निकाल नहीं पाएंगे.
तो हमें देखते हैं 7 की लास्ट डिजिट क्या, 7:1 इक्वल टू 7 है, तो लास्ट डिजिट 7 है। 7 स्क्वायर हमें बचपन से पढ़ते आ रहा है 49 है, लास्ट डिजिट 9 है। 7 क्यूब भी पढ़ते आ रहा है 343 है, लास्ट डिजिट 3। 7:4 भी पढ़ा है 2401, लास्ट डिजिट 1 है। अब जैसे ही 7:5 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 16807, इसकी लास्ट डिजिट 7 है। अब नोटिस करिए कि एंडिंग डिजिट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 × 16800 प्लस 7। तो 7 × दिस विल बी जस्ट एंडिंग डिजिट 0 होगी और 7 स्क्वायर आ जाएगा इधर, दैट विल बी 49, लास्ट डिजिट 9। तो इधर से हम नोटिस करते एक पैटर्न बन चुका है कि 7 पहले आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 1, फिर वापस 7 9 3 1, 7 9 3 1। तो इस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं डिजिट एक्सपोनेंट में, जिसका 4 का मल्टीपल उसके बना रहा है, जो 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है 4, जो एक्सपोनेंट की जो ऊपर पावर है, वो अगर 3 रिमाइंडर छोड़ी 4 से डिवाइड करने पर, तो 7 रेज टू दैट नंबर विल लीव यूनिट डिजिट एज 3। फिर वापस अगर 4k+2 टाइप का नंबर है तो 9 रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 की पावर उसका कर देंगे तो। और अगर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 7 उसकी पावर करेंगे तो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इस पैटर्न से हम नोटिस कर सकते हैं कि 7:2000 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 1। अब इसे आगे भी एक्सप्लोर कर, अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि 7:4 इज लीविंग रिमाइंडर by dividing with 10। और नोटिस करिए कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा हमें 10 से ही डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 10 अगर 5 डिजिट है तो 10 से डिवाइड करने पे 5 यूनिट डिजिट है, तो 10 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़ेगी, जिसको हम लिखते हैं 10k+5। ठीक है। तो वैसे ही इधर यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें लास्ट की डिजिट मिल जाएगी। तो हम नोटिस करिए 7:4 था 2401, तो ये 1 रिमाइंडर छोड़ा और डिवाइडिंग बाय 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 डिवाइड 7:4 - 1। अब नोटिस करिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7:4 - 1:4। अब नोटिस करिए कि अगर मैं इसको मानूँ x, इसको मानूँ y, तो x⁻n - y⁻n इज डिविजिबल बाय x - y, एंड हमें पता है 7 डिवाइड्स x - y। तो 7 डिवाइड 7:4 - 1:4 डिवाइड 7:2000 - 1:2000। इसका मतलब हो जाएगा ये इक्वल टू 7:2000 - 1। 7 डिवाइड्स 7:2000, सॉरी 10 डिवाइड्स 7:2000 - 1 implies 7:2000 leaves remainder 1 on dividing by 10। इसका मतलब ये हो गया कि 10, जब भी 10 से डिवाइड करेंगे 7:4 - 1 को, तो वो 10, तो फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा जब भी 7 की कोई 4 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे। सो इसको नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंसेस। सुनने में डरावना लग रहा है बट आसान है। इसको ईजिली आप इसके साथ अगर कंफर्टेबल हो गए तो आप खेल सकते हैं इसके साथ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को इससे सॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी वगैरह में भी एस नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, 7:4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। इसका मतलब बेसिकली ये है कि 7:4 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ रहा है वो 1 है। अब एक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में अभी घुसा है, आ रहा है कि ये 8 भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें 7 ऐड कर दें
सॉरी, अगर इसमें 10 ऐड कर दें तो 7:4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 10। ये भी सही है मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंसेस में। तो बस हमें क्या करना है कि जो क्वोशंट है 10, उसमें ऐड करना है 1 को, तो 11, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 21 mod 10 भी है। अब इसका यूजेज कहाँ पे आता है? इसका यूजेज तब आता है जब ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, 3 ऑन डिवाइडिंग बाई 14 क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? हाँ बताए 27 है, तो -1, इसको 13 लिख सकते हैं मॉड 14। बट अगर मैं बोलूँ आपको 3⁶ का रिमाइंडर निकालना है ऑन डिवाइडिंग बाई 14, तो ये हो जाएगा 13² मॉड 14। अब इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं -1 मॉड 14। अब 13 स्क्वायर करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 14। इसका मतलब 3⁶ इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 14। सिंपल। तो इसी आइडियाज़ को जनरलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक आइडिया है नंबर थ्योरी में। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो होता है कि ऑयलर फंक्शन का a⁵n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, इसको अभी के लिए बाद में एक्सप्लोर करेंगे। हाफ एन को ऐसा ही समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स लेस देन दैट नंबर, ये बेसिकली आइडिया है। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं एंड लेट्स गो बैक टू HCF एंड LCM एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है HCF एंड LCM और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, वो होता है प्राइम डिकम्पोजिशन, और मैं प्यार से कहता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहती है कि हर एक नंबर को प्राइम्स के पावर्स में लिखा जा सकता है इन अ यूनिक वे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 69 दे दूँ तो इसको लिखा जा सकता है 3 × 23। ये यूनिक फैक्टराइजेशन है, इसको और कोई प्राइम के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसमें 3 की एक पावर है और 23 की एक पावर है, वो बदल नहीं सकते हैं। भले ही इसको 23 × 3 लिख दें बट वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। और अब HCF एंड LCM से कैसे कन्वर्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को? तो HCF एंड LCM को कनेक्ट करने के लिए ये बात है कि मान लेते हैं n1 एक नंबर है 3³ × 2², n2 एक नंबर है 3⁴ × 4 × 2। अब इन दोनों का LCM और HCF निकालना है बिना देखे, बिना नंबर को कुछ कैलकुलेशन किए, ज़्यादा फास्ट करने के लिए कैसे निकाला जाता है। तो फास्ट करने के लिए इसका तरीका ये है कि बस हमें अगर LCM निकालना है तो प्राइम्स, जो हर एक प्राइम की पावर है उसका मैक्सिमम लेना है। तो इसमें 3 के ऊपर 3⁴ में 3⁴ मैक्सिमम है। ये इधर 2:1 2:2 है, तो इधर 2:2 मैक्सिमम है। n3 इज आर LCM। अब HCF इसका उल्टा हो जाएगा, मिनिमम लेंगे 3³ × 2, और इसे आप फर्दर चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन से कि ये LCM और HCF करेक्ट है। ठीक है, तो ये दिमाग में चीज़ रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं यूलर्स फंक्शन की ओर। यूलर्स फंक्शन क्या कहता है कि फाई ऑफ n यूलर फंक्शन है। इसका मतलब है नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर लेस देन n इक्वल टू n। इसका मतलब यह है अगर 6 है तो फाई ऑफ 6 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 6 हो जाएगा 2, क्योंकि दो ही नंबर है 1 और 5 जो कि कोप्राइम है।
और अब बताइए बताइए कि फाइव एक प्राइम नंबर क्या होगा। ये होगा p-1। ये सभी नंबर्स को प्राइम नंबर को से, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, फाइव ऑफ पी विल ऑलवेज बी p-1, बिकॉज p से छोटे सारे नंबर उसको को प्राइम है, 1 से लेकर 2 से लेकर p-1 तक। p इज डिविजिबल बाय p इटसेल्फ, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो 1 2 p-1, p-1 numbers are less than equal to p that are co-prime to p। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करिए, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि 1 2 3 ऐसे करते करते p-1 तक, 1 2 3 p-1 तक अगर हम करें, तो एक चीज़ नोटिस ये करिए कि इसका प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें a से, जो कि इसी सेट में 1 से लेके p-1 में, तो ये कोई रिमाइंडर, ये डिविजिबल नहीं होगा, ज़ीरो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। बट एक और चीज़ नोटिस करिए कि ये हमेशा अलग रिमाइंडर देगा। a into 2 किया तो ऐसा नहीं हो सकता a into 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू a into 1, ये दोनों सेम रिमाइंडर नहीं छोड़ सकते p से डिवाइड करने पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि a into 1 और a into 2 सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब a into 2 माइनस a into 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय p, implies p डिवाइड्स ai माइनस j। अब p कोप्राइम एक है, जीसीडी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जीसीडी ऑफ p कॉमा ए अगर 1 है, तो implies p will divide, if p is dividing a into b, then implies p divides b। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया p डिवाइड्स b कर रहा है, तो p डिवाइड्स b अगर कर रहा है implies p डिवाइड्स i माइनस j। बट हमें पता है मॉड ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ i माइनस j, अगर ऐसा होगा, बट मॉड ऑफ i माइनस j लेस देन p है, क्योंकि 1 से लेके p-1, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल p-2 है। तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, सो लेस देन p है, तो मॉड ऑफ p हमें पता है p है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दस हम कह सकते हैं, thus we can say these two sets are equivalent, are the same। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा a रेस टू p-1 इंटू p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p-1 फैक्टोरियल मॉड p। अब p-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो p से डिविजिबल नहीं है। p डज नॉट डिवाइड एनी ऑफ दीज नंबर्स, p-1 फैक्टोरियल है, p-1 के छोटे होंगे, तो p इज कोप्राइम टू p-1 फैक्टोरियल implies p divides a raised to p-1 minus 1, और यही हमारी लिटिल FLT कहलाती है, a raised to p-1 congruent to 1 mod p। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं कि सेम आइडिया, नोटिस कि सेम आइडिया से यूलर थ्योरम भी हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ट्राई दिस ऑन योर ओन करनी होगा, एंड कमेंट डाउन करिए इसका प्रूफ ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। सो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम प्रूव करेंगे विल्सन्स थ्योरम। तो विल्सन्स थ्योरम के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी नहीं प्रूव कर पाऊंगा मैं एक्चुअली। तो अभी के लिए दैट्स इट। हमने बेस डिवीजन थ्योरम सीखा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल सीखा, एंड
यूलर्स थ्योरम और फंक्शन सीखा। जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो डू शेयर दिस वीडियो, like it, subscribe to Mathematically Yours, and don't forget to comment down your ideas and your expectations from us. Thank you.